नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर महेश चावला है। आप सब मुझे जानते हो, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, जिस फील्ड में मैं हूँ, वो है एजुकेशन फील्ड। और उसी में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 दैट इज एनईपी 2020 दोस्तों, आज मैं आपके साथ उसकी कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स आपके सामने समझाने जा रहा हूँ। So, first of all, I would like to say thank you to my listeners and my viewers for encouraging me to make this video. तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं with NEP 2020। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुआ है या कोई नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। पहले ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, जब राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1986 में इसे रिन्यू किया गया, जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी। और अब 34 इयर्स के बाद 2020 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, 34 इयर्स के बाद इस एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइव किया गया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 34 इयर्स, आप सोचोगे 34 इयर्स सर इतने सालों बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी आई। नहीं, देखो कोई भी पॉलिसी जब आती है तो उसमें टाइम टू टाइम देयर आर अमेंडमेंट्स, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि 86 से लेके 2020 के बीच सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट आया हमारी शिक्षा नीति के अंदर, वो है RTE, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन किया गया। ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारी चेंजेस इन द एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले तो अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया है। अब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है हमारी नई शिक्षा नीति में हमारे लिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो 10+2 का सिस्टम था दोस्तों, उसे निकाल दिया गया है। अब उसके बदले 5-3-3-4, 5 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल प्लस 4 साल, ऐसे 4 स्लैब्स में हमारी एजुकेशन को इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर हम स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज इज ऑफ 5 इयर्स। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज कहा गया है। इसे कहा गया है फाउंडेशन स्टेज दोस्तों। इसे फाउंडेशन स्टेज क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें उन बच्चों का समावेश होता है जिनकी उम्र 3 साल से 8 साल के बीच में है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें प्री स्कूल को अब एक फॉर्मल एजुकेशन के दायरे में लाया गया है। अभी तक तुम्हारे जो भी प्री स्कूल्स थे उसे फॉर्मल एजुकेशन नहीं माना जाता था, ग्रेड 1 से ही ये लोग काउंट करते थे। लेकिन अब तुम्हारा केजी है, सीनियर केजी है, फिर आपका प्ले ग्रुप है, ये सब प्री स्कूल जितना भी है ये सब फॉर्मल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और इसमें फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड कुल 5 साल जो बच्चों के ग्रोथ ईयर्स हैं, जिनमें उनकी जो मेंटल एबिलिटी है उसे बढ़ावा देना होता है, उसको इस स्टेज में रखा गया है। दोस्तों इसमें जो 8 साल का बच्चा है उसे रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इन तीनों की कंप्लीट नॉलेज आ जाती है दोस्तों। सो ये है हमारे पहला स्टेज, जिसे हम कहेंगे फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद जो हमारा दूसरे स्टेज की बात की गई है हमारी एनईपी 2020 में, वो है 3 साल। इसे हम कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें 8 साल से 11 साल के बच्चों का समावेश होता है। इसमें कौन से स्टैंडर्ड इंक्लूडेड हैं? 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड एंड 5th स्टैंडर्ड, या ग्रेड 3, 4 एंड 5। इसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है फिजिकल एजुकेशन को, साइंस, आर्ट्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जाएंगे इन 3 सालों के दरमियान। और दूसरी बात, यहाँ पे लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया गया है। लैंग्वेज को सिर्फ एक मीडियम कहा गया है। लैंग्वेज के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा दोस्तों। आइए अब हम जाते हैं हमारे तीसरे स्टेज की तरफ, जो कि फिर से 3 साल का स्टेज है। इसे नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। ये जो मिडिल स्टेज है, ये 11 से 14 साल के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें भी आपको मैथ्स, साइंस, ह्यूमैनिटी जो अभी तक नहीं था, सोशल साइंस और वोकेशनलाइजेशन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है दोस्तों। वोकेशनलाइजेशन जो है उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा।
वोकेशनल एजुकेशन के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो दोस्तों, और उसमें मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है प्रैक्टिकल एजुकेशन, जिसमें बच्चा जिसमें निपुण है, जो वो करना चाहता है, उसमें उसको जिसमें रुचि है वो कर सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंक्लूड किया गया है 10 डेज का बैगलेस एजुकेशन। सोचो दोस्तों, 10 दिन आपको बिना बैग लिए स्कूल में जाना है। वाओ, सुन के ही कितना अच्छा लगता है, क्योंकि 10 दिन बिना बैग के मतलब आपको वो सिखाया जाएगा या आपको वो करने दिया जाएगा जो आप एक्चुअली में करना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दूसरा दोस्तों, इस स्टेज में इंपॉर्टेंस दिया गया है इंटर्नशिप को, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे आपको कारपेंट्री में शौक है, आपको प्लम्बिंग में शौक है, आपको कोई और चीज में रुचि है, तो आप उस चीज में इंटर्नशिप हासिल कर सकते हो, उस चीज को आप सीख सकते हो। दूसरा दोस्तों, अभी तक सिर्फ 4 सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मिलती थी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस। साइंस में अगर आपने 11 साइंस लिया तो बायो, मैथ्स, फिजिक्स, ये अब ऐसा नहीं है दोस्तों। एवरी सब्जेक्ट हैज इक्वल इंपॉर्टेंस, फिर वो लैंग्वेज हो, प्रैक्टिकल हो, थ्योरेटिकल हो, हर सब्जेक्ट को एक इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है, एक इक्वल तराजू में उनको तोला गया है दोस्तों। तो ये दूसरी अच्छी बात है हमारी शिक्षण नीति की, हमारी शिक्षा नीति की। जो चौथा स्टेज है दोस्तों, वो है 4 साल का, और वो हमारा आखिरी पड़ाव होगा, दैट इज फॉर 14 टू 18 ईयर्स चिल्ड्रन। इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। इसमें 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों का समावेश किया गया है। सबसे अच्छी बात, मुझे बहुत स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि सर 10th मेरे इतने परसेंटेज है, क्या मैं साइंस लूं, मेरे इतने परसेंटेज है, क्या मैं कॉमर्स लूं। मैं उनको हमेशा कहता हूँ, बेटा परसेंटेज पे मत जाओ, आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर जाओ। अब कुछ बच्चे मेरे को आके बोलते हैं कि सर मुझे मैथ्स भी पढ़ना है, मुझे अकाउंट्स भी पढ़ना है। कई बच्चे आके बोलते हैं कि सर हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और हमें साइंस भी पढ़ना है। अब ये दोस्तों इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में संभव है, क्योंकि अब ना कॉमर्स है, ना साइंस है, ना आर्ट्स है। ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं रहेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहो वो आप पढ़ सकते हो, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शंस मिलेंगे। सो ये एक बहुत अच्छी बात इस एजुकेशन पॉलिसी की मुझे लगी, कि अब आपको 10th के बाद अब ये नहीं सोचना कि हाय हाय मैं कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं या साइंस लूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सो बी रेस्ट एश्योर्ड, आप आगे कुछ भी आपके हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस शिक्षा नीति में ये की गई है, वो है एबीसी। एबीसी का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दोस्तों। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि अभी तक आपने जो जो सब्जेक्ट की पढ़ाई की, उसके आपको जो जो क्रेडिट्स मिले हैं, उसका आपका एक बैंक बनेगा। आपका जैसे बैंक में अकाउंट होता है, आप पैसे डालते हो तो क्रेडिट होता है, निकालते हो तो डेबिट होता है। ऐसे ही आपका एक क्रेडिट बनेगा सब्जेक्ट का, कि आपने मान लो मैथ्स पढ़ा है तो मैथ्स में आपने क्या पढ़ा है उसके क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। साइंस तो आपने साइंस में क्या पढ़ा है उसके आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। सो आपको क्रेडिट सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, जो आपको हायर एजुकेशन के लिए काफी उपयोगी होगा। दूसरी सबसे अच्छी बात इस एजुकेशन पॉलिसी की दोस्तों, वो ये है कि आप 10th के बाद ब्रेक ले सकते हो। आप 10th स्टैंडर्ड के बाद ये सोच सकते हो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मुझे किस सब्जेक्ट में रुचि है, आप उसी में ही आगे पढ़ाई कर सकते हो। तो आप ब्रेक लेके भी 11th और 12th और आगे की पढ़ाई आप पूरी कर सकते हो। मुझे बहुत स्टूडेंट्स प्रश्न पूछते हैं कि सर क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10th और 12th बोर्ड नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे एजुकेशन पॉलिसी का पॉइंट नंबर 4.37 पढ़ते हो, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि द बोर्ड एग्जाम ऑफ 10th एंड 12th शैल बी कंटिन्यूड, लेकिन उससे बर्डन लेस बनाया जाएगा दोस्तों। बर्डन लेस बनाया जाएगा क्योंकि अभी तक क्या होता था कि बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर था कि नहीं आप पढ़ो, 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है। दूसरे घर पे मेहमान आ जाते थे, पेन का गिफ्ट देते थे, समझाते थे कि तुम्हारा बोर्ड है, तुम्हारा लाइफ का इंपॉर्टेंट ईयर है। अब उसे बर्डन लेस बनाया जाएगा। आपको वो सब्जेक्ट्स की एग्जाम देनी है जो आपने सिलेक्ट किए हैं। तो आपने सिलेक्ट किए हैं मतलब आपको उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है और आपको उसी की एग्जाम देनी है। वही आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है। दूसरी सबसे अच्छी बात इस एजुकेशन पॉलिसी की दोस्तों है कि आप बोर्ड एग्जाम 2 बार दे सकते हो। तो आप बोलोगे सर वो तो अगर हम फेल होंगे तो हम दे ही सकते हैं। नहीं, फेल होने पे नहीं। मान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट आया है वो आपके डिजायर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं है, आपको और अच्छा करना है, तो आप फिर से उस बोर्ड एग्जाम को
दे सकते हो दोस्तों। दूसरा, आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है 5th स्टैंडर्ड तक, आप जो लैंग्वेज में पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। जो लैंग्वेज की बात मैं आपको करने जा रहा हूँ वो है रीजनल लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर सकते हो, जैसे कि आप गुजरात हो तो गुजराती में पढ़ाई कर सकते हो, महाराष्ट्र में तो आप मराठी में पढ़ाई कर सकते हो। अब लैंग्वेज को सिर्फ एक मीडियम माना जाएगा, लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। बच्चे जिस भाषा में समझ सकते हैं उन भाषा में उनको पढ़ाया जाएगा, वो भाषा में पढ़ने का उनको ऑप्शन मिला जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात है जो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी, हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, जो हमारी भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, भारत की ही नहीं पूरे विश्व की प्राचीन भाषा है, उसको 12th तक ऑप्शन में दिया जाएगा। अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने का भी ऑप्शन है। आपको कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, रशियन, ये सारे लैंग्वेज पढ़ने का आपको ऑप्शन मिलेगा एट सेकेंडरी लेवल, दैट इज 9th स्टैंडर्ड टू योर 12th स्टैंडर्ड दोस्तों। तो आप अलग अलग लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो दोस्तों। ये बहुत सारी चीजें फॉरेन कंट्रीज में हैं और वो काफी कारगर साबित हुई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल की। 12th के बाद दोस्तों अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी। वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे आपका एक मेरिट बनाया जाएगा और उस मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट की जाएगी दोस्तों। दोस्तों गवर्नमेंट के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग है कि तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो 2035 तक गवर्नमेंट को 50% जितना बढ़ाना है। मतलब 12th के बाद जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाते हैं वो अभी काफी कम है। इट इज बिलो 50%, गवर्नमेंट उसको 50% तक लाना चाहती है। दूसरा, गवर्नमेंट अभी जीडीपी का सिर्फ 1.6% हिस्सा ही शिक्षा के लिए खर्च कर दी, अब वो गवर्नमेंट बढ़ाकर उसको 6% करने वाली है। और नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। आप जब चाहो कॉलेज की पढ़ाई में एंट्री कर सकते हो, आप जब चाहो कॉलेज की पढ़ाई में से आप दोस्तों एग्जिट कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने 12th के बाद 1 साल ही आपने पढ़ाई की तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 12th के बाद 2 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई की तो आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 3 साल पढ़ाई की तो आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी, जो दोस्तों आपको अभी मिलती है। अगर आपने 4 साल पढ़ाई की तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ एक रिसर्च बेस्ड डिग्री भी मिलेगी। यू विल बी कॉल्ड अ रिसर्चर विथ अ बैचलर्स डिग्री। सो अब दोस्तों बीएससी और कुछ चीजों को छोड़ के सब में 3-3 साल था, अब आपको 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप कर सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल टाइम एंट्री और मल्टीपल टाइम एग्जिट कर सकते हो। आप जब चाहो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हो, जब चाहो उसे बीच में छोड़कर आप बाकी चीजें कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ने मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जिसे हम मेरू कहते हैं। मेरू का काम है ग्लोबल स्टैंडर्ड के बेसिस पर आईआईटी और आईआईएम का जो सिलेबस है उसे रिवाइज करना और उसे बच्चों को पढ़ाना, जिससे जो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाई होती है या मिलती है उसे इंडिया में ही प्रोवाइड करना। सो दोस्तों ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की दे दी है। बाकी आप पूरा ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो आपको और आइडिया आएगा। टिल देन, थैंक यू एवरीबॉडी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आपको कोई भी क्वेश्चन हो एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।